हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे एमएड फोर्थ सेमेस्टर के अप्रोचेस टू असेसमेंट के यूनिट 1 का एक टॉपिक। इससे पहले हम 2 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे थर्ड टॉपिक, सो दैट इज टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। सबसे पहला असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन एंड द फिफ्थ वन इज द नोम रेफरेंस इवोल्यूशन। इन सब के बारे में बात करेंगे कि करके बिल्कुल डीप में। इन सबको हिंदी में भी देखेंगे कि क्या मतलब है इनका, ताकि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इजी रहे सब कुछ। सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन और मानक संदर्भित मूल्यांकन, इन सब के बारे में बात करेंगे एक एक करके। स्टार्ट करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग का। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो जब आपका आ जाए पेपर में असेसमेंट फॉर लर्निंग या फिर आ जाए फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो दोनों सेम ही चीज़ है। ओके, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट क्यों कर रहे हो आप? लर्निंग के लिए। जब आप लर्निंग करने के लिए मूल्यांकन कर रहे हो किसी चीज़ का, लर्निंग कराने के लिए या करने के लिए, मतलब आप बीच में मूल्यांकन कर रहे हो, ड्यूरिंग द लर्निंग, है ना। तो इसका मतलब अगर आप शॉर्ट में देखो तो ड्यूरिंग द लर्निंग जो आप असेसमेंट करते हो उसे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ते होंगे, जब आपके एफएज होते थे या फिर एसेज आप बोल लो, तो वही थे। एफए क्या थे? जो आपके 20 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, क्विज हो गया, ओरल टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। ऐसे जो एट द एंड ऑफ योर कोर्स कराए जाते थे, सबमिटिव असेसमेंट। ओके, हम यहाँ पे एफ के बारे में बात करेंगे। इसका पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो आपको कीवर्ड ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस कराया जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये स्टूडेंट की लर्निंग को कैसे इम्प्रूव करा जाए, अगर टीचर को लगता है कि वहाँ पे गैप है किसी स्टूडेंट के लर्निंग में, तो उसको कैसे इम्प्रूव करा जाए, ये करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग कराया जाता है। ओके, इट हेल्प टीचर एडजस्ट इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड्स। देखो, अगर ऐसा हो कि टीचर पढ़ाती जाए और तुमसे कुछ ना पूछे, सिर्फ पढ़ाती जाए और फिर लास्ट में सिलेबस करा के और फिर अपने जो फाइनल ईयर टेस्ट है वो कर दे, तो उसके बजाय क्या करती है टीचर? हर चैप्टर के बाद, हर यूनिट के बाद एक छोटा सा टेस्ट लेती है, जिससे पता चले कि बच्चों को कितना समझ में आया, बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो वो देखती है कि कितने बच्चे ऐसे जिनको समझ नहीं आया। तो उसके लिए जब वो टेस्ट लेती है समझने के लिए कितने को आया, कितने का नहीं आया, तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग ही लेती है। ओके, तो स्टूडेंट की नीड के बेस पे फिर वो इंस्ट्रक्शन सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, टीचर आपको बहुत फास्ट पढ़ा रही थी पहले, है ना, आप ये यूनिट्स ये समझ लो 2 दिन में कवर करा दी मैथ्स की, बट फिर उसने असेसमेंट लिया, आपका मूल्यांकन किया आपका, तो वहाँ पे देखा कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था, बच्चे तो बस ऐसे ही हाँ बोल रहे थे, है ना। तो इस चीज़ के लिए क्या कराया जाता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग कराया जाता है। तो टीचर इसके अकॉर्डिंग, अगर वो टीचर बीच में टेस्ट ना लेती तो वो नहीं समझ पाती, बट उसने लिया तो वो समझ पाई। उसके अकॉर्डिंग फिर उसने इंस्ट्रक्शन सेट कर दिया कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, दोबारा से कितनी पेस से पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग। ये इसका पर्पस रहता है। की फीचर क्या है? हैपन्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। याद रखना है कि ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है। ऑनगोइंग फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। तो इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही फीडबैक प्राप्त होता है, मतलब दोनों को ही पता चलता है। टीचर को क्या पता चलता है कि उसने जो पढ़ाया वो कितना अच्छे से समझ आया बच्चों को, और स्टूडेंट को क्या पता चलता है कि टीचर ने जो पढ़ाया है वो हमें कितने अच्छे से समझ में आया है ना, हमने कितने अच्छे से समझा है। इट एनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ, कि आपकी ग्रोथ को इंक्रीज करती है, एनकरेज करती है कि आप और भी ज़्यादा पढ़ो, और भी ज़्यादा बढ़ो, और आपके सेल्फ रिफ्लेक्शन को, कि आप खुद पे भी चिंतन कर पाते हो, खुद के तरफ भी देख पाते हो ना, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल क्या है? क्विज विद फीडबैक, कि आप क्विज ले रहे हो क्लास में, क्लासरूम डिस्कशन करा रहे हो, ड्राफ्ट सबमिशन है, एग्जिट टिकट्स है, पीयर असेसमेंट है। पीयर इन द सेंस की जो दोस्तों, जो क्या करते हैं टीचर्स, दोस्तों को बोल देते हैं ना कि आप इनकी नोटबुक चेक करो, आप आपकी नोटबुक्स को एक्सचेंज करा देती है। फिर देखते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि आप अपने दोस्त का चेक करो टेस्ट, वो आपका करेगा। तो वो पीयर असेसमेंट है कि एक तरह से आप एक दूसरे का जो असेसमेंट लेते हो, आप एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते हो। ओके, टीचर्स रोल क्या है? डायग्नोस्टिशियन एंड गाइड। तो टीचर यहाँ पे डायग्नोस्टिशियन है, मतलब अगर उनको लगता है कि कोई गड़बड़ी है तो वो उसके लिए फिर डायग्नोस करती है, देखती है कि क्या चीज़ें गलत हो रही हैं या फिर क्या चीज़ें सही नहीं समझ आ रही, और गाइड का काम करती है कि अगर कोई चीज़ें अगर नहीं समझ आ रही तो वो उनसे पूछती है ना, फीडबैक लेती है।
सो ये सारी चीज़ें, स्टूडेंट का क्या रोल है, एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है इन लर्निंग एंड सेल्फ असेसमेंट, कि स्टूडेंट को यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेट करा जाता है, मतलब वो भी पार्टिसिपेट करता है, उसकी भी राय रखी जाती है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन में चेंज करे जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, दैट इज द, ये हिंदी है तो आप हिंदी में देख लीजिएगा। तो इसे रचनात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है, सीखने के लिए मूल्यांकन करने को। ठीक है, इसके इस प्रक्रिया के दौरान छात्रों की सीखने की क्षमता में सुधार करना इसका मेन एम होता है, और शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण समायोजित समायोजित करने में सहायता करता है। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये सारे जो हमने अभी देखे है उसी का हिंदी वर्जन है। सो आफ्टर दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो अभी हमने देखा असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। आप फोर से याद रखना, फॉर्मेटिव, और ऑफ से आप क्या याद रखो, सबमिटिव। ओके, सबमिटिव असेसमेंट, कि जब सम अप कर लेते हो सारी चीज़ों का, बिल्कुल सारी चीज़ों को जोड़ करके फिर टेस्ट करते हो, है ना। तो एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो टेस्ट लिया जाता है, सबमिटिव असेसमेंट या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाया जाता है। तो ये आफ्टर अ लर्निंग पीरियड, कि जब आपने चीज़ें सीख ली हो, जब आपको चीज़ें आ गई हो, तब ये असेसमेंट कराया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट की प्रोग्रेस को इवेल्युएट करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को, कि उसने कितना सीखा है। यूजुअली टाइड टू ग्रेड्स, सर्टिफिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। जैसे आपने कोई कोर्स में एडमिशन लिया, आपने फॉर एग्जांपल टैली का कोर्स करना चाहा, आप टैली का कोर्स कर रहे हो, तो लास्ट में जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे पहले आपका एक असेसमेंट होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कितना समझ में आया, कितना आया, उसके अकॉर्डिंग वो सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। तो इसका मतलब सर्टिफिकेट से आपको आपको ग्रेड मिल रहा है, आपको पास या फेल का एक आप बोल सकते हो टैग मिल रहा है, कि आपको समझ आया कितना उस चीज से। ओके, सो की फीचर्स क्या है, हैपेंस आफ्टर इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन के बाद होता है, और इंस्ट्रक्शन के दौरान कौन सा होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, एट द एंड ऑफ द यूनिट या टर्म या फिर ईयर। सो मेजर वेदर लर्निंग गोल्स हैव बीन मेट। तो इसका जो मेन पर्पस होता है, की फीचर होता है, कि ये देखना कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए थे टीचर्स ने, या फिर आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आपने किए थे जो सेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वो अचीव हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। तो ये इसका मेन एम होता है। सो जनरली स्टैंडर्डाइज एंड हाई स्टेक्स, तो ये कैसे होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं, मतलब सबके लिए सेम होते हैं, सबके लिए एक स्टैंडर्ड फॉलो करा जाता है, सब एक स्टैंडर्ड में जाके फिर उसको एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम को देते हैं, सबके लिए सेम होते हैं, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो बिलो एवरेज हो, चाहे वो अबव एवरेज हो। ओके, सबके लिए सेम होता है। सो एग्जाम्पल के जैसे फाइनल एग्जाम आपके होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, जैसे कि आप बोलते हो यूजीसी नेट का, या फिर दैट इज आपका सी टेट का, एच टेट का, तो बेसिकली ये सारे। ठीक है, एंड ऑफ द टर्म प्रोजेक्ट या फिर रिपोर्ट कार्ड्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए। टीचर का क्या रोल होता है इसमें, इवेल्युएटर, कि टीचर क्या करता है, मूल्यांकन करता है, वो जज कर सकता है चीज़ों को, ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, लास्ट में जो लर्निंग आपके आउटकम्स आते हैं उसको ठीक नहीं कर सकता, उसके अकॉर्डिंग वो जज करेगा कि आप कैसे बच्चे हो, अबव एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, या फिर एवरेज हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें। स्टूडेंट्स रोल क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ लर्निंग, कि वो क्या करता है, जिसकी लर्निंग कराई जा रही है उसका डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब वो एक तरह से जिसने लर्निंग करी है उसका रूप है वो स्टूडेंट। ओके, फिर ये हिंदी मीडियम में है, आप इसे देख लीजिए ना, देख लीजिएगा। ठीक है, तो योगात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है, सीखने का मूल्यांकन। ये अवधि के बाद छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। ठीक है, सीखने की अवधि के बाद। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे निर्देश के बाद होता है, अवधि के बाद होता है। ये क्या मापता है, सीखने के लक्ष्य पूरे हुए हैं, और छात्र की भूमिका क्या होता है, सीखने का प्रदर्शन करने वाला। ओके, सामान्यतः मानकीकृत एवं उच्च दाव वाला जो टेस्ट होता है वो इसमें आता है। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज असेसमेंट एज लर्निंग। तो एज लर्निंग का क्या मतलब है, असेसमेंट क्या कर रहे हो आप, एज लर्निंग इन द सेंस कि खुद का ही असेसमेंट कर रहे हो। ओके, मतलब सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, सेल्फ असेसमेंट एज लर्निंग। सो इसका पर्पस होता है एनकरेज स्टूडेंट टू मॉनिटर एंड रेगुलेट देयर ओन लर्निंग, कि स्टूडेंट को एनकरेज करना टीचर्स के द्वारा, कि वो खुद की लर्निंग को देखें, चेक करें, ये देखें कि पहले उनका कितना कम परफॉर्मेंस था, अब कितना ज़्यादा, या पहले कितना ज़्यादा था अब कितना कम है। आप जब भी रिपोर्ट कार्ड लेने जाते हो, या फिर जब भी आपकी पीटीएम होती है, वहाँ पे टीचर आपको ज़रूर बता दे आपके पेरेंट्स को, कि पहले तो ये बच्चा ऐसा था, अब ऐसा हो चुका है। तो इट मीन्स कि वो आपको एक तरह से मोटिवेट करिए, एनकरेज करिए कि आप भी अपनी लर्निंग को चेक करो। ओके, आप भी अपनी लर्निंग को देखो कि आपको कितना पहले आता था, अब कितना नहीं आता, या फिर अब पहले कितना आता था और अब कितना आता है।
ओके। तो अपनी लर्निंग को मॉनिटर करो, रेगुलेट करो कि उसके अकॉर्डिंग कि आप ज़्यादा नीचे भी ना जाओ और ज़्यादा मतलब ऊपर तो जाना ही है। सो ओके, सो इट बिल्ड मेटा कॉग्निटिव स्किल्स, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो मेटा कॉग्निटिव स्किल्स बिल्ड करता है क्योंकि आप अपने बारे में जब सोचने लग जाते हो, इट मीन्स कि आप बिल्कुल हायर लेवल पे हो अपने बारे में, इन द सेंस कि वो मतलबी टाइप नहीं, अपने बारे में इन द सेंस कि अपनी कमियों के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, अपनी अच्छाइयों के बारे में सोच रहे हो, आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो उस चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। तो वही मेटाकॉग्निशन है कि आप सोचने के बारे में भी सोचने लग जाते हो कि आप ये सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो, उस चीज़ के बारे में भी जब आप सोचने लग जाते हो, मतलब जो परे है, बिल्कुल ऊपर का जो थिंकिंग आपकी हो गई, वो स्किल बिल्ड होती है इससे, असेसमेंट एज लर्निंग से। की फीचर्स क्या है? लर्नर असेस, सेल्फ असेस एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर प्रोग्रेस। कि लर्नर जो होता है, जो अधिगम करता होता है, वो खुद ही अपनी प्रोग्रेस को चेक करता है, असेस करता है, मूल्यांकन करता है। प्रमोट इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि यहाँ पे आपको टीचर की ज़्यादा सहायता नहीं मिलती, टीचर से आपको खुद ही अपनी लर्निंग के ऊपर विश्वास रखना पड़ता है, आप खुद ही इंडिपेंडेंट हो अपनी लर्निंग के ऊपर, आपको कोई दबाव नहीं है किसी और का। ओके, आप खुद ही उसके जिम्मेदार होगे, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऑफन ओवरलैप विद फॉर्मेटिव असेसमेंट। कि इसको ओवरलैप किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट से, बट थोड़ा सा डिफरेंट है ये समेटिव, दैट इज आप बोल सकते हो कि असेसमेंट एज लर्निंग से, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर का रोल ज़्यादा होता है, और जो समेटिव दैट इज असेसमेंट एज लर्निंग है, उसमें जो बच्चे होते हैं उनका रोल ज़्यादा होता है। जैसे फॉर्मेटिव लर्निंग के दौरान ही टीचर क्या करती है, टीचर बोलते हैं कि आप खुद को चेक करो, ठीक है, आपने जो टेस्ट किया आप खुद ही उसको टेस्ट करो कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। सो एग्जाम्पल क्या है? लर्निंग जर्नल्स बनाना, मतलब आपने जर्नल इन द सेंस कि आपको डायरी बनाने के लिए दे देंगे कि आपने कितनी चीज़ें सीखी हैं अभी तक, कितनी नहीं सीखी हैं। सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट करना, एक तरह से चेकलिस्ट बना लेना कि आपको मैथमेटिक्स में अलजेब्रा आ गया तो टिक लगा दोगे, आपको दैट इज प्रोबेबिलिटी आ गया नहीं आया तो आप रोंग कर दोगे, तो चेकलिस्ट बनाना। या फिर गोल सेटिंग को ट्रैक करना उन्हें, कि आप एक गोल सेट कर दो कि एट द एंड ऑफ दिस पीरियड मैं इतना याद कर लूँगा, और फिर उसको ट्रैक करो, मतलब उस चीज़ को देखो टाइम टू टाइम कि आप सच में उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो नहीं चल रहे, जैसे टाइम टेबल आपने बना लिया। ओके, तो टीचर का क्या रोल होता है इसमें? फैसिलिटेटर होता है और कोच होता है। वो सिर्फ उनको कोचिंग देता है एक तरह से, है ना, वो सिर्फ उनको बोलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, फैसिलिटेट करता है, उनको बढ़ावा देता है उन सब चीज़ों के लिए। स्टूडेंट का क्या रोल है? सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट खुद ही अपनी लर्निंग के प्रति जिम्मेदार होते हैं, इसमें उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है, वो खुद ही अपने रेगुलेशन या पेस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सो ये हिंदी मीडियम में है स्टूडेंट्स, हिंदी में है। ओके, इसको भी पढ़ लेना कि क्या होता है सीखने के रूप में मूल्यांकन करना। तो इसका मतलब क्या है? अपने स्वयं के अध्ययन की निगरानी करते हो आप। सो आफ्टर दैट इज अ क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन। तो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन क्या है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपका सीटेट, दैट इज सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर आपका एचटेट, जो हरियाणा जो एस्टेट है, एस्टेट जो हरियाणा का है, एचटेट, ठीक है। तो ये क्या है? क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक तरह से आपको क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि जो, अगर हम जनरल की बात करें, जनरल कैटेगरी की, ठीक है, कि जो 90 150 में से 90 अबव जो बच्चे ले आए, 90 या 90 अबव, वो सीटेड पास हो जाएंगे सारे, चाहे वो 90 ही क्यों ना हो, चाहे वो 150 क्यों ना हो, उसके बीच में जितने भी बच्चे होंगे वो सब सीटेड पास कर लेंगे। बट 90 से जो कम होगा बिलो, वो नहीं कर पाएंगे, उनका फेल हो जाएगा वो। तो एक तरह से क्राइटेरिया सेट कर दिया आपने 90 मार्क्स का। ऐसे ही एचटेट में है कि आपको 60% लाने ज़रूरी हैं, 90 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। ओके, सो ये क्या होता है? ये आपका होता है क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन। तो कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू स्पेसिफिक लर्निंग स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया नोट टू अदर स्टूडेंट। कि दूसरे स्टूडेंट से आप कंपैरिजन नहीं करते हो, इसमें आप कंपैरिजन करते हो एक क्राइटेरिया से बच्चों का। अगर वो क्राइटेरिया पार कर लिया तो आप पास हो, नहीं किया तो आप फेल हो। पर्पस क्या है इसका? टू डिटरमाइन हाउ वेल अ स्टूडेंट मीट्स अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, जो आपने किया था कि बच्चे एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बच्चे अगर 90 से ऊपर मार्क्स ले आए, 150 में से 150 आउट ऑफ 90 ले आए, तो इट मीन्स कि वो एलिजिबल हैं टीचर बनने के लिए, उनको नॉलेज है उस चीज़ की, है ना। बट अगर नहीं ला पाए, अगर एक मार्क्स भी कम हो गया, तो मतलब वो फेल हो गए, मतलब वो नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सो फीचर्स क्या है? बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, नॉट रिलेटिव।
कि वो एक एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स पे, मतलब आप एक पॉइंट भी कम आ गए उससे तो आप फेल हैं। कोई रिलेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे कि 0.5 ले आए तो चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे ज़्यादा कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। फेल का फेल ही रहते हो। ऑल स्टूडेंट कैन सक्सीड इफ दे मीट द क्राइटेरिया। अगर उस क्राइटेरिया को सबने मीट कर लिया, जो भी उसके आगे चले गए, इट मीन्स कि वो पास हो गए, ठीक है, वो सक्सीड माने जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आपका ड्राइविंग टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट में आपको स्कोर्स लेने होते हैं, अगर आप स्कोर से आगे चले गए थोड़े भी तो आप पास हो। रूब्रिक बेस्ड ग्रेडिंग करते हो आप, ओके, कि आप यहाँ पे दैट इज आप वेरी गुड और फिर गुड या फिर ए ग्रेड दे रहे हो, बी ग्रेड दे रहे हो, तो वो सारी हो स्टैंडर्ड बेस्ड रिपोर्ट कार्ड आप बना रहे हो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग पे। जैसे हमारे जो स्कूल में भी होता है वो भी तो क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्यूशन है, क्योंकि वहाँ पे 33% आपको जरूरी होते हैं, 33% से 1% भी कम आए तो मतलब आप फेल हो, और अगर आप पास हो तो इसका मतलब आप 33% से ज़्यादा मार्क्स हैं आपके, तो वो क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्यूशन ही होता है। समझ में आया? इतना बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो इसको हिंदी में देख लीजिए। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन क्या है? किसी छात्र के प्रदर्शन की तुलना विशिष्ट शिक्षण मानकों या मानदंडों से की जाती है, ना कि अन्य छात्रों से। तो ये हो गया मानदंड संदर्भित मूल्यांकन आपका। फिर आ जाते हैं हम लास्ट वन पे, दैट इज नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्युएशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मानक संदर्भित मूल्यांकन। मानक इन द सेंस कि आप मानव से याद रखो, मतलब मनुष्य से। मनुष्य कौन हो गए यहाँ पे? जब टेस्ट जो देंगे जो मनुष्य होंगे वो हो गए स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन किससे करते हो? स्टूडेंट से कंपैरिजन करते हो, मतलब एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स को कंपैरिजन करते हो। तो कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ अदर स्टूडेंट, दैट इज द नॉर्म, ठीक है। नॉर्म मतलब मानक या फिर स्टूडेंट या फिर पीपल, है ना, उससे आप कंपैरिजन करते हो दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस। जैसे आपका टेस्ट हो गया यूजीसी नेट का, ठीक है, यूजीसी नेट ने क्राइटेरिया क्या बनाया कि 6% जो होंगे उनको क्या मिलेगा? जर्फ, टॉप 6% ना। तो उन्होंने क्या बना रखा है? एक मानदंड, दैट इज आप बोल सकते हो नॉर्म बना रखा है कि जो टॉप 6% होंगे। टॉप 6% कौन होगा? अब टॉप 6% में 300 में से कोई 180 मार्क्स भी लिया है, 180 जो है टॉपर है, तो उससे जो 6% जो बच्चे होंगे उसके अकॉर्डिंग के वो सारे क्या हो जाएंगे? उनका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद उनका जो और जो दूसरा क्राइटेरिया उनका नेट क्लियर हो जाएगा, ऐसे, है ना। सो कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ द अदर स्टूडेंट। पर्पस क्या है? टू रैंक स्टूडेंट और आइडेंटिफाई रिलेटिव स्टैंडिंग। आप रिलेटिव स्टैंडिंग निकालते हो, इसमें पास फेल का वो नहीं होता कि आपको पास फेल कर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग, नहीं, आपको क्राइटेरिया के बेस पे नहीं, आपको नॉर्म्स के बेसिस पे पास फेल करा जाएगा। फीचर्स क्या है? रिजल्ट आर ऑफन शोन इन परसेंटाइल और रैंक। तो यहाँ पे आपको रैंक दी जाती है, जैसे आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है ना, यूपीएससी में आप लगा लो या फिर आप नीट में लगा लो, जेईई में लगा लो। सो ये बेसिकली सारे क्या हैं? ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। यहाँ पे आपको दूसरे बच्चों की कंपैरिजन करके आपके मार्क्स, आपके रैंक डिसाइड करे जाते हैं, आपकी परसेंटाइल डिसाइड करी जाती है, ओके, कि आप दूसरे बच्चों से कितने अच्छे हो। सो यूज्ड फॉर सिलेक्शन और प्लेसमेंट पर्पस। तो ये सिलेक्शन के लिए या फिर प्लेसमेंट के लिए, यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए करी जाती है। जैसे आपकी कट ऑफ आते हैं ना यूनिवर्सिटी में, कट ऑफ आते हैं, तो कट ऑफ में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे, जैसे आपके 100 मार्क्स का पेपर हुआ, जो टॉपर है वो 50 मार्क्स का है तो वो टॉपर ही कहलाएगा, है ना, टॉपर कहलाएगा। और उससे जो फिर कम वाले बच्चे होंगे, जितने बच्चे आपको लेने से 50 बच्चे ही लेने आपको, तो टॉप 50 बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे, है ना, जिसने भी 50 या फिर 45 ऐसे मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इतने सारे एग्जांपल दिए, जैसे आईक्यू टेस्ट हो गया, सेट, जीआरई, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ओके, स्कोलास्टिक असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। सो ये हो गया आपका मानक संदर्भित मूल्यांकन। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। बाकी आपका ये टॉपिक खत्म होता है, दैट इज टाइप्स ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू योर एमएड 4th ईयर सिलेबस ऑफ अप्रोचेस टू असेसमेंट। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। आपको हिंदी में भी आप नोट्स मिल रहे हैं, मतलब आपको हिंदी में भी स्लाइड्स दिख रही है, अब हिंदी वाले मीडियम वालों के लिए भी ईजी रहेगा। बाकी मैं ईजिली समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ आपको। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।